हेलो हेलो, हाँ हाँ, अब चल रहा है। तो बच्चों, ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि संसद की संविधायक शक्ति विधायक शक्ति में अंतर क्या है और संसद कैसे 368 का प्रयोग करते हुए संविधान में बदलाव कर सकती है। अब जो बात ध्यान रखने की है कि हमने बताया कि आपको सवाल पूछने के जब कोई डाउट हो तो आप वेबसाइट के माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन बच्चों थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि जैसे से आगे बढ़ेंगे पॉलिटी में चीजें जुड़ती हैं, रिपीट होती हैं, तो हो सकता है बड़े सारे सवाल के जवाब जो आप जानना चाहते हो आगे आपको मिल जाएगा। इससे हमने कहा थोड़ा सा भी जो हम बता रहे हैं आपको देख लो, क्योंकि एक हो सकता है कि मैंने 368 का एक पार्ट बता दिया, बाकी आगे बता देंगे आधारभूत ढांचे में। एक केस का एग्जाम्पल बताया, आधी बात हमने बताई, इसलिए थोड़ा सा रुक जाओ, आगे आपके साथ जितनी समस्याएं आपकी होंगी मैं सब उसको हल कर दूंगा। बस ये होता है रोज रोज सवाल लेने पर समय बहुत ज्यादा चला जाता है सवाल में ही, तो आपके सारे सवाल का जवाब, लेकिन जो आपकी शंकाएं होंगी मैं सबका उसका समाधान करूंगा। अब देखो दोस्तों, हमने अनुच्छेद 368 स्थापित कर लिया, ये पिछली क्लास में मैंने बता रखा है। इसका मतलब है कि संसद संविधान किसी भाग में बदलाव कर सकती है, तो ये मुद्दा होने नहीं चाहिए कि संशोधन हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन ये मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि हमें एक दूसरे भी आर्टिकल को देखना है दोस्तों। अभी है टेक्निकल मामला, बस इसमें थोड़ा एक शब्द आपको समझना है, और हमें एक आर्टिकल देखना है अनुच्छेद 13(2), जिसका उल्लेख मैंने पहले भी किया था, फिर यहां कर रहे हैं। अब दोस्तों मामला ये है कि भाग 3 के आसपास एक बुलेट प्रूफ है। संविधान का भाग 3 ऐसा है जो एक तरीके से चार दीवारी बनाता है, यानी संविधान का भाग 3 ये कहता है कि भैया कोई भी इसके अंदर आ नहीं सकता, और ऐसी चार दीवारी संविधान निर्माताओं ने केवल भाग 3 के लिए ही लगाई है दोस्तों, बाकी भाग के लिए नहीं। संविधान के भाग 3 के लिए संविधान निर्माताओं ने एक स्पेशल प्रोटेक्शन लेयर लगा रखा है, यानी समझ लो सेंसर लगा रखा है, कोई घुसेगा तो सेंसर बच जाएगा। आप ये कह लो आधुनिक भाषा में, संविधान निर्माताओं ने भाग 3 में इंक्रोचमेंट से बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, और वो सीसीटीवी है क्लॉज 2 आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13, जिसमें लिखा गया है कि संसद के द्वारा निर्मित, या संसद कह लो राज्य कह लो, बात एक ही है, क्योंकि अब संसद में राज्य में संसद भी आ जाएगा, विधानसभा भी आ जाएगी, तो आप राज्य ही लिख लो। राज्य द्वारा निर्मित किसी भी विधि किसी भी विधि के द्वारा, तो जो शब्द है लॉ, विधि के द्वारा, राज्य के द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जाएगा, मूल अधिकारों को सीमित या समाप्त नहीं किया जाएगा। समाप्त नहीं किया जाएगा। इसलिए दोस्तों जब आर्टिकल 368 पढ़ते हैं तब तो लगता है कि भैया संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर ले और किसी भी संविधान के भाग को बदल ले, लेकिन जैसे हम क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 पर आते हैं फिर ऐसा लगता है कि रिस्ट्रिक्शन लग गया, यहाँ पर ब्रेक लग गया। इसे जब दोनों को एक साथ मिला के पढ़ेंगे तब मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि अब अगर संसद संविधान का संशोधन करना चाहेगी तो भाग 3 के पास प्रोटेक्शन है, उच्चतम न्यायालय सीसीटीवी लेके बैठा हुआ है, तो राज्य के द्वारा निर्मित किसी भी विधि के द्वारा मूल अधिकारों को सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। तो यही जो सीसीटीवी कैमरे की बात है, इसलिए क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 बड़े महत्व का होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आर्टिकल का महत्व के नहीं होता, सिद्धांत का महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि संविधान आर्टिकल नहीं है, संविधान एक फिलॉसफी है, दर्शन है, सिद्धांत है, और कोई आर्टिकल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है दो, क्योंकि ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या है, मूल अधिकारों को बचाने वाला रक्षा कवच है दोस्तों। जैसे कर्ण के पास एक रक्षा कवच था,
और कर्ण को वरदान था, कोई उसे मार नहीं सकता। वैसे ही संविधान निर्माताओं ने रक्षा कवच ये केवल भाग 3 को उपलब्ध कराया है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, संविधान के किसी भाग के लिए और किसी रक्षा कवच की बात नहीं है। इसका मतलब ये भी हो गया कि भारतीय संविधान निर्माता भाग 3 को ज्यादा ही बल दे रहे थे। इसका मतलब ये भी हो गया कि फंडामेंटल राइट का बड़ा महत्व है। संविधान किसी भी भाग का इतना महत्व नहीं है, क्योंकि क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 13 बिल्कुल प्रोटेक्शन दे रहा है, इसे संरक्षण दे रहा है। लेकिन अब मामला ये है, पहला संविधान संशोधन आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा, कहोगे सर ये बताओ, फंडामेंटल राइट हमने पढ़ा तो पहला संविधान संशोधन में मूल अधिकार हटा। अरे पहला संविधान संशोधन में कितना फंडामेंटल राइट हटा दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं तो पहले संविधान संशोधन से तो मूल अधिकार ही तो हटा। पहले संविधान संशोधन से कैसे मूल अधिकार को सीमित किया गया दोस्तों, देख लो जरा, आपको याद दिला दें। क्लॉज 4 आर्टिकल 15 पहले संविधान संशोधन से आया। आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में भी परिवर्तन किया गया, कुछ शब्द जोड़े गए इसमें। और इतना ही नहीं, आर्टिकल 31A 31B पहले संविधान संशोधन से आया। तो अब देखो, संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया, तीनों मूल अधिकार का संशोधन है। इसलिए सवाल यह है, पहला संविधान संशोधन बड़े महत्व का माना जाता है। तो सवाल यह है, जब पहले संविधान संशोधन देखो तब आपको ये वाली बात अटपटी लगेगी, ये बात सही लगेगी। आप कहोगे सर ये बताओ, ये कौन सा पहरेदारी है कि संसद ने मूल अधिकार को सीमित किया, समाप्त किया। 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो सर कहोगे तो कवच जो रक्षा था, कवच था चाइनीज था क्या? कर्ण को दिया गया जो कवच था वो सही नहीं था क्या? तो दोस्तों इसके पीछे कहानी ये है, और इसीलिए मूल अधिकार का संशोधन होगा नहीं होगा तो हम अनुच्छेद 13(2) की व्याख्या फिर आते हैं, ऐसा हुआ कैसे और उच्चतम न्यायालय किसके बारे में निर्णय क्या है। तो अब आप फिर अनुच्छेद 13(2) को जरा अलग से लिख लें, और मामला यही है, मूल अधिकार का संशोधन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों फिर से अनुच्छेद 13(2) की बात मैं आपको फिर याद दिला दूं कि इसमें लिखा गया है, राज्य के द्वारा निर्मित, राज्य के द्वारा निर्मित किसी भी विधि के द्वारा मूल अधिकार को सीमित नहीं किया जाएगा। मूल अधिकार को सीमित या समाप्त नहीं किया जाएगा। ये बात तुमने कितनी बार लिख दी। अब देखो दोस्तों, जहां जिस शब्द पर ध्यान देना है आपको, लॉ, तो ये मामला पहली बार अब उच्चतम न्यायालय तय करेगा। और पहली बार पहले संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई, क्योंकि अनुच्छेद 32 इसलिए है। अगर हमें शिकायत ये है कि मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो मैं उच्चतम न्यायालय जाऊंगा, अनुच्छेद 32 लूंगा। और पहला संविधान संशोधन तो एग्जाम्पल है, मूल अधिकार पर ऐसा हमला हुआ कि मूल अधिकार तो बेचारा क्षत विक्षत हो गया। और जैसे ही मूल अधिकार पर हमला हो रहा है, अब देखोगे दोस्तों, उसके बाद तो जैसे मूल अधिकारों पर हमला हुआ, उसके बाद शंकरी प्रसाद केस में उच्चतम न्यायालय में शंकरी प्रसाद केस का मामला आया। और आपको हम याद दिला दे, शंकरी प्रसाद केस से लेकर सब में मामला फंस रहा है कि आखिर में ये जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में जो लॉ शब्द दिया गया है, विधि दिया गया है, इसी की व्याख्या मामला फंसा। तो शंकरी प्रसाद केस से लेकर गोलकनाथ केस में जो बात कही गई, यहीं पर दोस्तों मामला फंस रहा है। आखिर में लॉ का मतलब क्या है? अब लॉ का मतलब ये है, देखो अब लॉ का मतलब है, यहां तो लिखा है राज्य के द्वारा निर्मित कोई विधि, लॉ। तो अब इस लॉ का मतलब क्या माना जाए? और आपको बता दें दोस्तों, शंकरी प्रसाद केस में ये जमींदार थे और
आप जानते हो कि संपत्ति पे हमला हो रहा था, तो जमींदार साहब आ गए उच्चतम न्यायालय में और उनका कि माय लॉर्ड, ये बताओ हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। और इन्होंने पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी थी। शंकरी प्रसादवाद में पहला संविधान संशोधन था, उसको चैलेंज किया गया था और कहा गया कि भैया कैसे छीन लोगे मेरा फंडामेंटल राइट। तब उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि भाई देखो, जो लॉ है, जो विधि शब्द का प्रयोग दिया गया है, उस विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। जो विधि है, इसका मतलब क्या है? एक है सामान्य विधि, जो विधि शब्द का प्रयोग आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में है, उस विधि से सामान्य विधि का आभास होता है, संविधान संशोधन विधि का नहीं। बस दोस्तों, यही बात समझने की है। ये अंतर आगे तक चलता रहेगा। यानी शंकर प्रसाद केस में कहा गया कि विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। तो संविधान संशोधन विधि क्या है? आर्टिकल 13 क्लॉज ए। संविधान, भाई जो अनुच्छेद में रहेगा वही तो संविधान संशोधन विधि है। वो तो स्वयं याद दिला दे, सामान्य विधि में भी संशोधन होता है, लेकिन वो संविधान संशोधन नहीं है, एक्ट में संशोधन है। और इसीलिए अब सामान्य विधि का मतलब है एक्ट, संविधान संशोधन विधि का मतलब है कोई नया अनुच्छेद, कोई नई सूची। इसका मतलब ये हो गया, पहली बार उच्चतम न्यायालय ने कहा यहाँ आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में जो विधि लिखी गई है उसका मतलब है सामान्य विधि। यानी मूल अधिकार किससे छीने जा सकते हैं? संविधान संशोधन विधि से। मूल अधिकार किससे नहीं छीने जा सकते? सामान्य विधि से। और पहला संविधान संशोधन संवैधानिक है क्योंकि यह संविधान संशोधन विधि है। यही बात समझनी है दोस्तों। इसका मतलब है जो हम पहरेदारी, अब मान लिया हमने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, हमने बताया आर्टिकल 32 पहरेदारी कर रहा है। अरे दोस्तों, कवच तीर के खिलाफ काम करेगा। अब कर्ण को कवच मिल गया, तीर के खिलाफ काम करेगा। तीर क्या है? संसदीय विधि। सामान्य विधि आप बनाओगे फिर तो उसको कवच रोक लेगा। उच्चतम न्यायालय कह देगा ना ना भैया, फंडामेंटल राइट को छूना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, छूना मना है। और फंडामेंटल राइट को छुआ 440 वोल्ट करंट लगेगा। लेकिन अरे दोस्तों, डायनामाइट के लिए कवच थोड़ी काम करेगा। संविधान संशोधन विधि डायनामाइट है। अरे बुलेट प्रूफ काम करता है दोस्तों, गोली खिलाफ, तोप खिलाफ थोड़ी, डायनामाइट खिलाफ थोड़ी। इसलिए शंकर प्रसाद केस में उच्चतम न्यायालय ने जैसे इन दो शब्दों का अंतर किया, इसीलिए पहला संविधान संशोधन की इजाजत दे दी गई। इसीलिए बात को फिर मैंने पिछली क्लास में बताया था, सामान्य विधि का मतलब संसद की विधायी शक्ति, संविधान संशोधन विधि का मतलब संसद की संविधायी शक्ति। जैसे चाहो आप लिख लो, तो संविधान संशोधन विधि कह दो, इसी कह दो ये संसद की संविधायी शक्ति है। समझने पर खूब बल दो। उसके बाद ये क्या है? संसद की विधायी शक्ति है। ये संसद की संविधायी शक्ति है, ये संसद की विधायी शक्ति है। दोनों में अंतर है। इसलिए विधायी शक्ति से आप मूल अधिकार नहीं छीन सकते, संविधायी शक्ति से आप मूल अधिकार छीन सकते हैं, हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये संविधायी शक्ति हो गई। यही सारा मामला साफ हो गया। इसका मतलब है और संसद को संविधायी शक्ति 1968 से मिलती है। इसलिए दोस्तों, अगर किसी राज्य सरकार के द्वारा कोई अधिनियम बनाया जाए तो बात याद रखो, अधिनियम क्या है? संसद की विधायी शक्ति। और राज्य सरकारें भी तो अधिनियम बनाती हैं, इसीलिए कोई अधिनियम से मूल अधिकार हिलेगा नहीं। अधिनियम जैसे आए कवच काम कर देगा, लेकिन मूल अधिकार के मामले में तो कवच भी फेल हो जाएगा। इसलिए शंकरी प्रसाद के इसने कह दिया कि मूल अधिकार का संशोधन हो सकता है,
संसद को मूल अधिकार के संशोधन की शक्ति है। इसका मतलब ये हो गया क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 में विधि है, सामान्य विधि है, संविधान संशोधन विधि नहीं है। इसका मतलब ये भी हो गया, दोस्तों उसमें नेहरू प्रधानमंत्री थे। अब नेहरू देखो मूल अधिकार को सीमित इसलिए कर रहे थे कहीं न कहीं सामाजिक न्याय कार्यक्रम लागू हो, निदेशक तत्व लागू हो। अब हर मामले में न्यायपालिका रोक देगी, यानी हमारे यहाँ दोस्तों संतुलन बना रखा गया, सेपरेशन ऑफ पावर। भाई न्यायाधीश महोदय का मूल काम क्या है? मूल अधिकार की रक्षा करना, लेकिन संसद का भी तो काम है सामाजिक न्याय करना। और संसद गरीबी अगर हटाएगी, संसद तो यहाँ पहले संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को सीमित कर रही थी, यानी अरे भाई संसद को 368 दोगी नहीं दोगे? 368 का मतलब संसद की शक्ति, अनुच्छेद 32 का मतलब न्यायालय की शक्ति, और 368 और 32 दोनों टकराएंगे, बीच का रास्ता लेना पड़ेगा, और यही बीच का रास्ता था। तो इसलिए कहा भी जाता है दोस्तों संविधान की व्याख्या परिस्थितियों के अनुसार होती है, क्योंकि नेहरू का व्यक्तित्व प्रभावी था और न्यायाधीश भी जानते थे कि नेहरू जो काम कर रहे हैं वो समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे हैं। अब इसमें रोड़ा अपना दोगे फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए शंकर प्रसाद केस के बाद ही जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ाया गया और मूल अधिकारों का अब संशोधन होगा नहीं होगा, मामला ही खत्म हो गया। अब तो मूल अधिकार का संशोधन अपने आप होगा। लेकिन दोस्तों फिर मामला फंसा। अब हमने बताया था कि इसी विधि की व्याख्या है, जब अलग हो जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब मामला था 1967 में गोलकनाथ केस। अब देखो, और हेनरी गोलकनाथ पंजाब के जमींदार थे। और दोस्तों पंजाब सरकार ने, आप जानते हो जैसे नवीन सूची संविधान में जुड़ी, सारे राज्यों ने जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम अपनाया, भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाया, इसको धनाधन नवीन सूची में रखा गया, नवीन सूची में शामिल किया गया। अब जब नवीन सूची में शामिल कर लिया गया, वैसे ही 17वां संविधान संशोधन पंजाब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन किया। तो जैसे पहले संविधान संशोधन को शंकर प्रसाद वाद में चुनौती दी गई थी, वैसे ही 17वें संविधान संशोधन जिसके माध्यम से पंजाब के भूमि सुधार अधिनियम को नवीन सूची में रख दिया गया था, हेनरी गोलकनाथ ने चुनौती दे दी। हेनरी गोलकनाथ का ये कौन सी बात है? और हेनरी गोलकनाथ साने पंजाब मेल पकड़ के उच्चतम न्यायालय के सामने आ गया। माई लॉर्ड जस्टिस सुब्बा राव, उनका माई लॉर्ड ये देखो हमारी जमीन छीन ली, फंडामेंटल राइट को मेंटल कर दिया, ये कौन सा तरीका है? राज्य के अधिकारी आए और उनका भैया 2-4 हेक्टेयर जमीन रख लो, बाकी सब जमीन राज्य की। इस मामले में फिर वही मामला आएगा, भाई अगर कोई विधि बन रही है तो कैसे उसका परीक्षण किया जाए? क्योंकि पंजाब सरकार ने तो जमींदारी उन्मूलन की विधि बनाई, संसद ने उसे नवीन सूची में रख दिया। जब ध्यान रखने की है कि नवीन सूची में किसी विधि को रखने का अधिकार संसद के पास है, विधानसभा के पास नहीं, राज्यों के पास नहीं है, संसद के पास है। अब हुआ क्या, गोलकनाथ केस में 67 दोस्तों मामला बदल गया था। अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और अब जानते हो नेहरू प्रधानमंत्री हुए, तो नेहरू का करिश्माई व्यक्तित्व था। और नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए। दोस्तों यूपी में रहने का एक फायदा है, नेहरू की मृत्यु के बाद प्रशासनिक रूप में मोरारजी भाई देसाई सबसे शक्तिशाली थे, दावा प्रधानमंत्री बनने का उन्हीं का था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री इसलिए प्रधानमंत्री बन गए क्योंकि यूपी से थे। लाल बहादुर शास्त्री बेहद ईमानदार किस्म के आदमी थे, लेकिन नेहरू जैसा करिश्मा उनके पास नहीं था। सीधे साधे व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे। लेकिन संयोग की बात है कि लाल बहादुर शास्त्री की भी असामयिक मृत्यु हो गई 65 के बाद से ताशकंद समझौता। और जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। और दोस्तों जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो ऐसी पावरफुल नहीं थी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो वो मनमोहन सिंह जैसे ही कमजोर थी, क्योंकि यंग नेता थी। कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं चाहते थे मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने। और मोरारजी भाई देसाई के सामने दूसरी समस्या थी कि गुजरात से आते थे। दोस्तों यूपी से प्रधानमंत्री क्यों बन जाता है? 80 सीट लोकसभा की है और पहले तो उत्तराखंड भी हमारे पास ही था।
इसलिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, लेकिन इंदिरा गांधी कमजोर हैसियत में थी। इसीलिए अब देखिए न्यायपालिका ने अपना ही निर्णय यूटर्न कर दिया। न्यायपालिका ने जो शंकरी प्रसाद ने कहा था उसी बात को पलट दिया। आप कहोगे सर ये कौन सी बात हो गई, क्या न्यायालय अपने निर्णय को बदल सकता है? दोस्तों देखिए, न्यायालय कहना है कि भाई संविधान की व्याख्या तो परिस्थितियों के अनुसार होती है। दोस्तों अरे हम भी तो अपने निर्णय को बदलते हैं जीवन में। जवानी में हमारे निर्णय कुछ और हो जाते हैं, 20 साल बाद वही निर्णय हम बदल देते हैं। ऐसा नहीं है, वो परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय कहता है अरे भैया हम संविधान की व्याख्या बदले हालात के हिसाब से करेंगे। 1951 में कुछ मामला अलग था, आज की परिस्थितियां अलग है। तो जीवन का अधिकार की व्याख्या एक ही जैसे कैसे की जाएगी? अब जरा सोच के देखो, 1950 में कोई समलैंगिक अधिकार की मांगता तो लोग दौड़ा लेते उसको। आज तो लोग ऐसी बातें करने लगे हैं। दोस्तों जमाना था जब शादी ब्याह करने लोग जाते थे तो लड़के लड़के देखने कोई प्रचलन ही नहीं था। तो समाज कितना बदल गया दोस्तों। शादी ब्याह करने जाते थे तो गाय भैंस देखने के बहाने लड़के लड़के देख लेते थे, और लड़का क्या लड़की ही देखते थे, लड़का तो हमेशा दिख जाता था। आज शादी.com हो गया, आज तो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, शादी पहले सब दोस्ती हो जा रही है। समय बदला, इसीलिए बच्चों उच्चतम न्यायालय भी अपने निर्णय को बदल सकता है, और बाकायदा ये उच्चतम न्यायालय को संविधान से शक्ति है को अपने निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है। भाई परिस्थितियां बदल गई, हम भी अपने निर्णय का पुनरावलोकन करते हैं। कई बार लगता है कि युवावस्था में किसी के देखे बिना जी नहीं पा रहे हैं, और शादी विवाह के बाद उसी को देखना नहीं चाहते, तो बताओ निर्णय बदला ही तो इसमें कोई असामान्य बात नहीं। निर्णय उच्चतम न्यायालय बदलता है, और उच्चतम न्यायालय को इस शक्ति दी भी गई है आर्टिकल 137 में कि अपने निर्णय को कभी भी बदल सकता है, और ये स्वाभाविक सी बात है। इसलिए गोरखनाथ केस में अब यही गड़बड़ हो गया। गोरखनाथ केस में मामला इसी विधि का है। गोरखनाथ केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ना भाई, 11 न्यायाधीशों की बेंच थी, 11 न्यायाधीश। भाई बेंच बड़ा होता है उसका मतलब बड़ा है, बेंच बड़ा होगा इसका मतलब उस निर्णय को बदलना है तो बड़ी बेंच चाहिए, और 11 न्यायाधीश को जुटाना कोई सामान्य बात नहीं है। यद्यपि निर्णय 6 न्यायाधीश कोई हमारे यहाँ निर्णय आता है बहुमत से, 6 पक्ष में थे 5 विपक्ष में थे, और इन लोगों ने कहा क्या कि ना भाई, इन्होंने पहले के निर्णय को बदलते हुए कहा, उन्होंने कहा जिसे हम विधि कहते हैं, जो लॉ है, वही है संविधान संशोधन विधि, दोनों एक समान है। अब देखिए मामला गड़बड़ हो गया। यहां क्या कहा गया, दोनों अलग है, दोनों के बीच में एक अल्ट्राटेक सीमेंट की दीवार है, दोनों अलग अलग है, जोड़ने का प्रयास मत करिए। यहां कह दिया गया ना ना भाई, लॉ इज इक्वल टू संविधान संशोधन विधि, दोनों एक ही हैं, दोनों एक हैं, दोनों समान है। तो जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में जो विधि शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें संशोधन विधि भी शामिल है, क्योंकि लॉ कहिए संविधान संशोधन विधि कहिए एक ही हो गई। इसका मतलब विधि में संशोधन विधि अपने आप शामिल है, यहां दोनों अलग अलग है। जैसे अब पेड़ में तो टहनियां शामिल ही है, तो विधि में संशोधन विधि भी शामिल है। इसीलिए अगर विधि में संशोधन विधि शामिल है तो मूल अधिकार को आप छू नहीं सकते, न संविधान संशोधन के द्वारा न सामान्य विधि के द्वारा। क्यों? फिर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इस पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में जो कहा गया है कि इस मूल अधिकार को छूना मना है, टच करना मना है। इसलिए गोरखनाथ ने कहा बिल्कुल, क्योंकि शंकरी प्रसाद केस ने कहा था ना भाई संविधान संशोधन से छीन लो, सामान्य विधि से नहीं। गोरखनाथ केस ने कहा किसी भी तरीके से नहीं, यानी संविधान निर्माताओं की सीसीटीवी इतनी तगड़ी है, ये जो निगरानी पहरेदारी इतनी तगड़ी है कि न तो आप सामान्य विधि से मूल अधिकार छीनेंगे न संविधान संशोधन विधि से। बात को सीधे शब्दों में कह दिया जाए, मूल अधिकार संसद के संविधान संशोधन शक्ति से परे है।
इसका मतलब है कि आप कहेंगे सर ये तो बड़ी बात, मूल अधिकार संविधान संशोधन से परे है, इसका मतलब मूल अधिकार का संशोधन नहीं हुआ। हाँ, गोरखनाथ ने बिल्कुल नहीं होगा। गोरखनाथ बाद में कह रहे भाई मूल अधिकार सबसे महत्वपूर्ण भाग है, पवित्र भाग है, ये कौन सी बात हो गई, जब चाहो मूल अधिकार खत्म कर दोगे। अरे अंग्रेजों का जमाना गया, अंग्रेजों के जमाने में फंडामेंटल राइट तो नहीं था, अब हमारे पास फंडामेंटल राइट रहेगा और आप कहते हो मूल अधिकार छीन लूंगा, हो नहीं सकता, अलाउ नहीं होगा। और मूल अधिकारों को छीनने पर ऐसी पिटाई होगी जैसे शहंशाह हिंद ने अनारकली की पिटाई कर दी थी। दोस्तों अब मामला देखिए, अब निर्णय ने बस यही बात समझनी है, आपको एक ही बात बेसिक समझनी है कि विधि में अगर संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है तो संविधान संशोधन से मूल अधिकार छीन सकते हैं। अगर विधि में संविधान संशोधन विधि शामिल है, किसी भी रूप में मूल अधिकार नहीं छीन सकते। इसका मतलब मूल अधिकार संसद के संशोधन सीमा से परे है। खत्म हो गई बात। अब मामला फिर आ गया, तो यहां रुक गया और इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। इंदिरा गांधी, क्योंकि आप याद रखो, इंदिरा गांधी जब 69 में प्रधानमंत्री बनी, अच्छा 67 में प्रधानमंत्री बनी थी, 69 में कांग्रेस पार्टी बढ़ गई कि वरिष्ठ नेताओं से इंदिरा गांधी पीछे छुड़ाना चाहती थी ना। इंदिरा गांधी ने कहा ये वरिष्ठ नेता हमें चाहते हैं कि हम रबर स्टैम्प के रूप में यूज हो। इंदिरा गांधी ने कहा ऐसा होने नहीं दूंगी मैं, पार्टी बांट रही है। 69 के बाद इंदिरा गांधी चाहती थी मैं समाजवाद लाऊं, क्योंकि चुनाव जीतना चाहती थी वो, और चुनाव जीतने के लिए निदेशक तत्व लागू करना जरूरी था, समाजवाद जरूरी था। दोस्तों आज भी देखो सरकार अपने आप को कहती है कि गरीबों के मसीहा, हर वक्त समाजवाद को लेकर आगे बढ़ रहा है। और इंदिरा गांधी ने समाजवाद लाने के लिए संविधान में संशोधन भी करवाया, 24वां 25वां संविधान संशोधन आया। और 71 में जब वो भारी बहुमत से चुनाव जीती, इसी नाम पर समाजवाद लाएंगे, तो इंदिरा गांधी संशोधन कर रही थी। और संयोग की बात थी, इंदिरा गांधी ने संशोधन किया था इकट्ठे इतना स्पीड से, 24वां 25वां 26वां 26वां 29वां, ये संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जबरदस्त तरीके से ला रही थी। एक ही साल में 5-5 संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी की स्पीड देखिए। अब ये सारे मामले, ये संविधान संशोधन सुने गए केशवानंद भारतीवाद में। यहां बच्चों बस आपको याद रखना केशवानंद भारतीवाद में, क्योंकि केशवानंद भारतीवाद हमें और भी कहीं बताना है, यहां मैं केवल मूल अधिकार की बात कर रहा हूं। केशवानंद भारतीवाद में यहां मैं मूल अधिकार की बात कर रहा हूं, याद रखना। केशवानंद भारतीवाद में मैं आधारभूत ढांचे की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं और बताऊंगा। इसलिए हमारे विचार स्पष्ट होने चाहिए। हमारा मामला भी मूल अधिकार का है। मूल मुद्दा तो यही है, मूल अधिकार का संशोधन हो सकता है नहीं हो सकता है। तो शंकर प्रसाद किसने कहा हो सकता है, गोरखनाथ किसने कहा नहीं हो सकता, फिर भी इंदिरा गांधी ने संशोधन किया। तो आप याद रखो नहीं हो सकता कैसे, क्योंकि सामान्य विधि संशोधन विधि एक है, तो अनुच्छेद 13(2) में दोनों आ जाएगी, तो नहीं हो सकता। हो सकता है कैसे, दोनों अलग है। फिर यही बात केशवानंद भारतीवाद में आ गई, क्योंकि आप जानते हो सब उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदलने का एक ही तरीका, एक संविधान संशोधन करिए। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदला जा सकता है संविधान संशोधन के द्वारा। तो इंदिरा गांधी ने कर दिया, लेकिन फिर से उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे दी गई। और केशवानंद केरला के साधु थे बेचारे। अब कमाल की बात है दोस्तों, 1973 वो साल जहां अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जंजीर। तो इसके पहले तो अमिताभ बच्चन की तमाम फिल्में फ्लॉप जा रही थी, और अचानक जंजीर आई तो अमिताभ बच्चन को एक बड़े स्टार के रूप में पहचान मिली। और उसी 1973 में दोस्तों जब ये मामला केशवानंद भारतीवाद का था, वो साधु थे केरला के एक मठ के महंत थे, और केरला के मठ के महंत थे, और
भूमि सुधार अधिनियम आया, 29वां संविधान संशोधन। खास तौर पे केरल सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत स्वामी जी की पूरी जमीन ही ले ली और बाद में संसद ने 29वें संविधान संशोधन से नवीन सूची में रख दिया। और जैसे ही से रखा गया उसके बाद तो केशवन भारती किसी वकील की तलाश में थे और नानी पालकी वाला, उनको वकील मिल गए और केशवन भारती बाद ने कहा, देखो महोदय यार क्या हो रहा है, हमारी जमीन ले ली। इसलिए केशवन भारतीवाद का लोकप्रिय नाम है फंडामेंटल राइट्स केस। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसका लोकप्रिय का नाम का मतलब है जो पत्रकारों ने आगे किया, जो मीडिया में लोकप्रिय हो गया। तकनीकी नाम था उसका केशवन भारतीवाद। जैसे हमारा घर का नाम कुछ और है, कॉलेज का नाम कुछ और होता है, तो लोकप्रिय का नाम था फंडामेंटल राइट्स केस। और नानी पालकी वाला गए और फिर इस मामले की बड़ी और इस समय एसएम सीकरी चीफ जस्टिस थे, एसएम सीकरी चीफ जस्टिस थे और ये निर्णय आया और एसएम सीकरी ने कहा, फिर वही बात, एसएम सीकरी ने गोलकनाथ के इस निर्णय को पलट दिया, शंकरी प्रसाद के निर्णय को स्वीकार कर लिया और केशवन भारतीवाद में फिर वही बात दोहरा दी गई। केशवन भारतीवाद में फिर वही मामला है कि विधि में क्या शामिल है, सामान्य विधि या संशोधन विधि। केशवन भारतीवाद में यह कह दिया गया कि विधि में, सामान्य विधि में फिर वही बात कह दी गई कि सामान्य विधि और संशोधन विधि अलग अलग है। सामान्य विधि और संविधान संशोधन विधि पृथक है। सामान्य विधि और संविधान संशोधन विधि क्या है, पृथक है, अलग अलग है। यानी कुल मिला के शंकर प्रसाद केस को रिपीट कर दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि मूल अधिकार का संशोधन किया जा सकता है। और मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, अभी केशवन भारतीवाद को आप मूलभूत ढांचे का विचार हम उसको अलग बताएंगे, वो हमारा मुद्दा ही नहीं है। हमारा मुद्दा है कि मूल अधिकार का संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उत्तर है हो सकता है। केशवन भारतीवाद ने कह दिया कि भैया सामान्य विधि अलग है, संविधान संशोधन विधि अलग है। इसका मतलब केशवन भारतीवाद ने कहा कि भाई संसद को भी शक्ति मिलनी चाहिए और संसद को यह शक्ति है कि वो मूल अधिकारों में संशोधन करे। संसद के पास इतनी शक्ति तो ही है कि मूल अधिकार में बदलाव करे, मूल अधिकार में संशोधन करे, और यहां मूल अधिकार में संशोधन कर दिया। इसीलिए आप देखोगे कि इन दोनों में अलगाव मान लिया है, दोनों चीजें अलग अलग है। इसका मतलब गोलकनाथ ने एक माना तो मूल अधिकार का संशोधन रुक गया, इन्होंने अलग अलग माना, संशोधन हो गया। इसका मतलब है अनुच्छेद 13(2) ये मना करता है कि सामान्य विधि से मूल अधिकार नहीं छीने जाएंगे, संविधान संशोधन से मूल अधिकार छीन लिए जाएंगे। अब आपके दिमाग में अगला सवाल होगा कि सर ये बताओ इसका क्या मतलब है कि फिर तो अनुच्छेद 368 से कोई 1921 छीन लेगा। दोस्तों इस बात का उत्तर कहीं आगे आपको मिलेगा आधारभूत ढांचे में। फिलहाल इस मामले में यहां तक की निष्कर्ष है कि मूल अधिकार का संशोधन हो सकता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बेचारे केशवन भारती गए थे कुछ और के लिए, केशवन भारतीवाद में बड़ी निराश हो गए, उनका मूल अधिकार तो बचा नहीं। तो ये बात यहीं तक हमारी पूरी हो गई। अब आगे बढ़े जरा, बस मूल अधिकार में एक बात और बता दें फिर आगे बढ़ जाए कि उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकार की रक्षा करते समय कुछ सिद्धांत का भी निर्माण किया है। जब उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षा की कोई सिद्धांत भी बना दिए, तो एक दो फैक्ट वो देख लें, उसके बाद मूल अधिकार का अध्याय समाप्त। मूल अधिकार का अध्याय समाप्त होगा, फिर हम निर्दिष्ट तत्व की तरफ आगे बढ़ेंगे, फिर मूल अधिकारों की तुलना भी उसमें आएगी। और दोस्तों निर्दिष्ट तत्व, फंडामेंटल ड्यूटी, बड़े सरल टॉपिक है, फिर भी एग्जाम के हिसाब से तो महत्व तो है ही है सबका। तो अब देखोगे निष्कर्ष हमारा हो गया कि मूल अधिकार का संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय ने सिद्धांत क्या बनाया।
के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। आप जानते हो अनुच्छेद 32 में कोई मामला उच्चतम न्यायालय के पास जाता है, उच्चतम न्यायालय के पास जाता है तो उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों की रक्षा करते समय तमाम सिद्धांत भी बनाए हैं। तो ना उन्हीं सिद्धांतों को देख लें, जो कि एक होता है पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत सीधा है दोस्तों। अब देखो भाई, मूल अधिकार से कोई सामान्य विधि टकरा जाए, क्योंकि ये बात तो स्पष्ट हो गई, संविधान संशोधन से मूल अधिकार छीने जा सकते हैं, सामान्य विधि से नहीं, सामान्य विधि से नहीं। वही बात आपको फिर मैं याद दिला दूं कि यहाँ पे क्या कहा गया कि मूल अधिकार यानी विधि और संशोधन विधि यहाँ एक है, यहाँ पृथक है, यहाँ दोनों अलग है, और फिर यहाँ अलग है या पृथक है। तो बात फिर वही आ गई। अब जरा देखो, पृथक है दोनों, इसलिए अब लेकिन जब उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों की रक्षा के सिद्धांत क्या बनाया, मैं देखो दोस्तों, इसका मतलब मूल अधिकार संविधान संशोधन छीना जा सकता है। अभी तक कंडीशन ये है। अब इसका मतलब है कि मान लो हमने कोई सामान्य विधि बनाई, तो सरकार ने 2000 में बनाया था आईटी एक्ट 2000। अब दोस्तों ध्यान रखने की, जब सरकार कोई विधि बनाए तो उसे कई अनेक क्लॉज होते हैं। विधि का मतलब समझो रजिस्टर, अनेक अध्याय होते हैं, अनेक सेक्शन होते हैं। अब आईटी एक्ट में एक है क्लॉज 66A। अब एक तरफ है अनुच्छेद 19, मूल अधिकार का अनुच्छेद है, तो आप जानते हो। और फिर आपको बता दें, ये अनुच्छेद 19 से मूल अधिकार जो हम पढ़ चुके हैं, ये आईटी एक्ट है यानी संसदीय विधि है। जहां एक्ट आएगा संसदीय विधि, क्योंकि और जहां अनुच्छेद आएगा वहां पे अनुच्छेद का मतलब संविधान। तो अब सवाल है कि दोस्तों हमारे यहाँ आईटी एक्ट में कम से कम सैकड़ों सेक्शन थे। 100 सेक्शन में फंडामेंटल राइट का टकराव एक सेक्शन से हो रहा था। तो उच्चतम न्यायालय सारे 100 सेक्शन खत्म कर देगा, एक सेक्शन रद्द करेगा? उच्चतम न्यायालय केवल एक सेक्शन रद्द करेगा जो मूल अधिकार से टकरा रहा है। और दोस्तों याद रखो कि संसद जब विधि बनाती है तो संसद विधि के बनाने से पहले इसीलिए अटॉर्नी जनरल होते हैं संसद के पास, इसीलिए सरकार के पास विधि मंत्रालय है, तो उनसे बाकायदा सलाह ली जाती है। इतना बेवकूफी वाला काम कभी नहीं हो सकता कि संसद की पूरी विधि रद्द हो जाए, नहीं, कभी कोई गड़बड़ा गया मामला। इसलिए उच्चतम न्यायालय क्या करता है, किसी संसदीय विधि के संवैधानिक और असंवैधानिक भाग में अलगाव कर लेता है। संवैधानिक का मतलब है जो मूल अधिकार के खिलाफ नहीं है, असंवैधानिक का मतलब है जो मूल अधिकार के खिलाफ है। इसी अलगाव, पृथक्करण या अलग अलग करने को ही पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहा जाता है। यानी न्यायपालिका का मूल का हंस जैसा दूध और पानी को अलग अलग कर देना। तो मूल अधिकार की व्याख्या करते समय संसद ने ये पृथक्करणीयता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, और संसद का कहना है कि संवैधानिक और असंवैधानिक भाग अलग अलग है। तो किसको संसद रद्द करेगी? असंवैधानिक को। इसलिए 66A को रद्द किया गया, न्यायालय ने 66A को रद्द किया गया, बाकी फंडामेंटल राइट को नहीं। और बाकी फंडामेंटल राइट को कैसे रद्द किया जाएगा? तो टकराव तो एक से है, और पता चला कि बात साहब फंडामेंटल राइट को रद्द कर दिया गया, फिर तो संसद ने इतना समय लगाया, इतना विधि का निर्माण किया, ये तो बड़ा गड़बड़ काम हो जाएगा। यह अलगाव, पृथक्करणीयता, पृथक पृथक कर देना, अलग अलग कर देना, विभेद पैदा कर देना। दूसरा, मूल अधिकार की व्याख्या करते समय उच्चतम न्यायालय ने यह भी सिद्धांत बनाया, आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। दोस्तों हमारे यहां आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अब देखो, ढक लेना, आच्छादन बड़ा विशुद्ध हिंदी है, शब्दों को खूब अच्छे से पकड़ रखो।
ढक लेना, उसको कवर कर लेना, जो भी कहे तो आच्छादन। अब आप जानते हो कि हमारे यहाँ कई ऐसे मामले हैं जो पूर्व संवैधानिक विधियां हैं या आच्छादन का सिद्धांत। यानी दोस्तों, हमारे संविधान लागू होने के पहले, यानी हमारे संविधान के जनवरी 1950 में लागू हुआ। अब जनवरी 1950 के पहले भी तो हमारे यहाँ विधि थी। जैसे आप देखोगे, कैदियों के लिए आज भी विधि है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, प्रिजनर्स एक्ट 1899, 1904। यानी कोई भी ऐसी विधि जो 26 जनवरी 1950 के पहले, 26 जनवरी 1950 के पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 के पहले विद्यमान थी, निर्मित थी, उसे कहेंगे पूर्व संवैधानिक विधि, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉस। और 26 जनवरी 1950 के बाद जो विधियां बनी वो सब संवैधानिक विधि है, पूर्व संवैधानिक तो नहीं है। अब मान लो पूर्व संवैधानिक विधि का मूल अधिकार से कहीं टकराव हो गया, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ तो जेल अधिनियम था, प्रिजनर्स एक्ट है 1999, और प्रिजनर्स एक्ट में कहा गया था किसी व्यक्ति को अकेले कैदी में रखा जा सकता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अकेले कमरे में रखा जा सकता है। इसको सुनील बत्रा केस में न्यायालय ने रद्द कर दिया। न्यायालय ने सुनील बत्रा केस में कहा, ना ना भाई, ये तो ठीक नहीं है। यानी अगर मूल अधिकार पूर्व संवैधानिक विधियों से टकरा जाए तो मूल अधिकार ढक लेगा पूर्व संवैधानिक विधियों को। मूल अधिकार ढक लेगा पूर्व संवैधानिक विधियों को, आच्छादित कर लेगा, ढक लेगा। अब ढकने का मतलब है, जैसे दोस्तों बादल ढक लेता है सूरज को, तो मूल अधिकार क्या है? बादल है, सूरज को ढक लेगा। और जब तक ये मूल अधिकार बना रहेगा तब तक पूर्व संवैधानिक विधि ढकी रहेगी। अगर खुदा न खास्ता अगर ये मूल अधिकार ही हट गया, जैसे संपत्ति का अधिकार हट गया था, तब तो स्वाभाविक रूप में ये पूर्व संवैधानिक विधि प्रकाश में आ जाएगी। इसे कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत, ढकने का सिद्धांत। जो मूल अधिकार किसी पूर्व संवैधानिक विधि को ढक ले, यानी पूर्व संवैधानिक विधि कोमा में चली जाएगी, कोमा में, ये असंवैधानिक नहीं होगी, इसके प्रभाव में नहीं रहेगी। भाई जब बादल सूरज को ढकता है तो सूरज खत्म थोड़ी हो जाता है, रोशनी आनी बंद हो जाती है। ये पूर्व संवैधानिक विधि है। अब देखेंगे तीसरा मामला, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत। भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। दोस्तों ये गोरखनाथ केस में उच्चतम न्यायालय ने बनाया था, बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब है, ये गोरखनाथवाद में उच्चतम न्यायालय ने बनाया था। और प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सीधा मतलब है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय भविष्य की तारीख से लागू होंगे। तो मान लीजिए कि कोई भी उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, वो आया फरवरी 22 को, अगर उच्चतम न्यायालय का निर्णय 22 फरवरी या 20 फरवरी, अगर उच्चतम न्यायालय का निर्णय 20 फरवरी 2023 को आया तो लागू होगा 21 फरवरी से, 21 फरवरी 2023 से लागू होगा, यह 2022 से लागू नहीं होगा। यही तो भविष्यलक्षी विधि है। इसका मतलब है उच्चतम न्यायालय के निर्णय भविष्य से लागू होंगे। भविष्य का मतलब क्या है? उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रभाव निर्णय के बाद होगा, निर्णय के पहले वाले मामले पर नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब उच्चतम न्यायालय ने गोरखनाथवाद दिया 1967 में, तो 1967 के पहले अनेक मूल अधिकार छीने जा चुके थे, 51 में, 54 में। तो 51 वाले मूल अधिकार जो छीने गए थे संसद के द्वारा, वो खत्म नहीं होंगे, वो असंवैधानिक नहीं होंगे। 1967 के बाद किसी मूल अधिकार कटौती नहीं होगी। इसलिए
उच्चतम न्यायालय के निर्णय भविष्य की तारीख से लागू होंगे, बैक डेट से लागू नहीं होंगे। बैक डेट से लागू नहीं होंगे, पिछली तिथि से लागू नहीं होंगे, अतीत से लागू नहीं होंगे। यही है भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत। ये उच्चतम न्यायालय ने बनाया। तो दोस्तों, मूल अधिकार की रक्षा करते समय उच्चतम न्यायालय ने अनेक सिद्धांत का निर्माण किया है। तो एक और बता दें आपको, एक दो और है। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट का सिद्धांत। और पब्लिक ट्रस्ट का मतलब है पर्यावरण की रक्षा करते समय उच्चतम न्यायालय ने डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट का निर्माण किया है। यानी पब्लिक ट्रस्ट का मतलब है जो सबका है, मतलब किसी एक का थोड़ी है। भाई नदी पहाड़ सबके हैं, स्वच्छ वायु सबके हैं, यही पब्लिक ट्रस्ट है। और उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, यानी परित्याग का सिद्धांत। दोस्तों याद रखो, हम मूल अधिकारों को छोड़ नहीं सकते। परित्याग का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, हम मूल अधिकार को छोड़ नहीं सकते। मूल अधिकार को छोड़ेंगे नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक वेबर, वेबर का सीधा मतलब है जो छोड़ा न जा सके, क्योंकि मूल अधिकार छोड़ने का मतलब कोई कहे भाई जीवन छोड़ लीजिए, कान छोड़ लीजिए। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मूल अधिकार कोई किसी से छीना नहीं जा सकता, ना कोई ये कहेगा कि भैया हमें मूल अधिकार नहीं चाहिए। इसका मतलब हो गया कि किसी बच्चे का शोषण किया जा रहा है और मैं उसके केस को उच्चतम न्यायालय के पहुंच गया और बच्चा कहे ना ना भाई हमें तो मूल अधिकार चाहिए नहीं, हमारे केस को आप लेकर क्यों पहुंचे, क्योंकि हमें तो मतलब ही नहीं, हमें तो पैसा मिल रहा है, मैं काम करूंगा। तो उच्चतम न्यायालय इस बात को नहीं मानेगा। इसका मतलब है कि मूल अधिकार कोई व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। परित्याग करना छोड़ना, मूल अधिकार कोई भी व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। छोड़ नहीं सकता। दोस्तों, इसी के साथ हमारा मूल अधिकार का चैप्टर समाप्त। वैसे हमने फिर कहा कभी आपातकाल में आएंगे फिर मूल अधिकार की बात आएगी, कैसे वहां निलंबित हो जाता है। फिर निदेशक तत्व आगे बढ़ेंगे, उससे मूल अधिकार की बात बिना मामला चलेगा नहीं। मूल कर्तव्य आएंगे फिर मूल अधिकार आएगी, तुलना होती जाएगी। इसलिए मैंने कहा बहुत सारे सवाल आपके धीरे धीरे मिलते जाएंगे। तब दोस्तों जब थोड़ा मैं सोचता हूँ कि पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तब आप सवाल पूछेंगे तो बहुत सारे सवाल के जवाब आपको वैसे ही मिल जाएंगे, और जो पूछेंगे भी उसका जवाब देना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि अभी तो मैंने एक चैप्टर में खत्म किया है जो बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। अच्छा, फंडामेंटल में दोस्तों ज्यादा समय लग जाता है। आप कहोगे सर सब सारे टॉपिक में इतना समय लगेगा? उत्तर है नहीं। तो फंडामेंटल का थोड़ा समय लग जाता है कि अलग अलग आर्टिकल है, विस्तार हो जाता है। तो अब हम दोस्तों फिर नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, निदेशक तत्व, फंडा यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हम भाग 4 में पहुंचेंगे, निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, राज्य के नीति निदेशक तत्व। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और बड़ी ध्यान देने की बात है, अब निदेशक तत्व बन कैसे रहा था? देखो, संविधान का निर्माण और निदेशक तत्व कहां से इसकी प्रेरणा ली गई, जरा देखिए। निदेशक तत्व की प्रेरणा हमें कहां से मिली? क्योंकि दोस्तों अमेरिका के संविधान में, ब्रिटेन की व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं। तो जरा सोच के देखिए, हमारे संविधान निर्माता आयरलैंड के संविधान तक चले गए। तो आयरलैंड के संविधान से हमने निदेशक तत्व का प्रावधान लिया और आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। तो जरा सोच के देखो दोस्तों, हमारे संविधान निर्माता दुनिया की हर अच्छी चीज को ले लेना चाहते थे। और कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में भी इसका एक आधार था भारत शासन अधिनियम। नाइनटीन 1935 में भी इसका एक आधार था, जहां इसे लिखा गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस।
यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जिसे कहा गया कि निर्देशों का एक प्रारूप, निर्देशों का प्रपत्र कहिए, निर्देशों का प्रारूप कहिए, जिसे कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई, आयरलैंड ने स्पेन से लिया था, और उसके अलावा कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों का एक प्रारूप। कुछ भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से थे, लेकिन दोस्तों मामला इतना आसान नहीं था। सच पूछिए तो हमारे संविधान निर्माताओं के साथ जो बहस थी, जो मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के मामले में जो मूल विवाद था कि दोस्तों जो हमारा संविधान बन रहा था उसमें किसको महत्व दे, क्योंकि आप जानते हो भारतीय समाज में मूल मुद्दा ये था कि भारतीय समाज में एक तरफ तो राजे महाराजे थे। भाई जिस भारतीय समाज के लिए हम संविधान बनाना चाहते थे, आज भी दोस्तों वही समस्या, एक तरफ अक्षय कुमार है, दूसरी तरफ गरीब रिक्शा वाला है। अब हम संविधान में जब कहते हैं फंडामेंटल राइट, तो ये फंडामेंटल राइट तो ठीक है, अक्षय कुमार के लिए मिल गया, अब गरीब रिक्शे वाले क्या होगा? तो संविधान निर्माता इसीलिए जब हम फंडामेंटल राइट का अध्याय लिख रहे थे तो कई संविधान निर्माण के सदस्य तो ये कहते थे कि भैया भारत में फंडामेंटल राइट क्यों है? अमीरों की बात कर रहे हो। और हमारे साम्यवादी भाई तो बड़े गुस्से में थे। साम्यवादी ने कहा ये देखो सारे पूंजीपति बैठे हैं, ये अमीर बैठे हैं और फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। समानता की बात करो, गरीबी हटाने की बात करो, न्याय की बात करो, फंडामेंटल राइट किसका फंडामेंटल राइट? इस बारे में तो तो दोस्तों बड़ी घामाघामी चल रही थी। फंडामेंटल राइट क्या होता है? अरे न्याय की बात करो, सामाजिक आर्थिक समानता की बात करो, जो हमारे देश की मूल आवश्यकता है। अब इस बात पे संविधान निर्माताओं ने इसलिए संज्ञान रखा दोस्तों। और हकीकत की बात यह है, क्योंकि जब ये हमारा देश आजाद हो रहा था उसी समय अमेरिका पूंजीवादी मॉडल अपना कर आगे बढ़ रहा था और सोवियत संघ समाजवादी मॉडल अपना कर आगे बढ़ रहा था दोस्तों। एक तरफ सोवियत संघ था जहां था सब कुछ मुफ्त में, स्टालिन, सोवियत संघ का स्टालिन ने कहा, स्टालिन ने तो समानता लाने के लिए समाज में स्टालिन गया और लोगों से भेड़ बकरी तक ले ली। स्टालिन जब एक आदमी से भेड़ लेने लगा तो भेड़ आदमी चिपक के बैठ गया। उन्होंने कहा भैया ये भेड़ मत ले जाओ यार। स्टालिन का जान प्यारी है भेड़, कहना ना तो भेड़ ही ले जाओ, जान है तो जान है। आप समझ लीजिए सोवियत संघ ने दोस्तों सब कुछ राज्य के अंतर्गत कर दिया। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समानता रहेगी, संपत्ति पे राज्य का नियंत्रण रहेगा। सोवियत संघ की व्यवस्था पे ऐसे समझ लो कि आप जहां भी रह रहे हो, शिक्षा राज्य के द्वारा, स्वास्थ्य राज्य के द्वारा, आवास राज्य के द्वारा, और दोस्तों बेरोजगारी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगारी होगी तब भी राज्य भत्ता देगा। लेकिन सोवियत संघ में छू छपड़ करने का अधिकार नहीं दिया था, बोलना मना है। यही तो अब आज चीन में है। अब ये बड़ा लफड़ा था। संविधान निर्माताओं ने कहा यार ये मॉडल आकर्षक तो है कि भाई समानता बना दो, लेकिन आजादी, अधिकार ये सब तो नहीं मिलेगा आपको। दूसरा अमेरिकन मॉडल था पूंजीवादी, जहां हर चीज व्यक्ति के हाथों में थी, समाज राज्य के हाथों में नहीं, जहां आजादी, बिल्कुल आजादी थी। और इसलिए अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। इसे दोस्तों देखो अमेरिका में जो मर्जी फटेला जीन्स पहन रहा है, माथे पे सिंग लगा ले रहा है, कहीं भी घूम रहा है, ये अमेरिका का मॉडल था। और अमेरिकन ने क्या कहा, अमेरिका से पूछा गया समाज का सामाजिक न्याय, अमेरिकन का बेकार की बात मत करो, सामाजिक न्याय क्या होता है? अरे हर आदमी बुद्धिमान है, विवेकशील है, हर आदमी खुला छोड़ दो, जिसको जो ठीक लगेगा करेगा, और मेहनती बनो, प्रतिभाशाली बनो, कंपटीशन रखो। सामाजिक न्याय कर रहे हो, कुछ मिले मिलेगा नहीं सामाजिक न्याय से। अब मेरा देश तो देखो दो विरोधी विचार थे। इसे हमारी संविधान सभा बैठी थी, इन दो विरोधी विचारों में सामंजस्य कैसे किया गया उसके पहले आपको याद दिला दें। एक विरोधी विचार इसमें और आ गया, गांधीवादी। श्रीमन नारायण अग्रवाल, SN अग्रवाल जो संविधान सभा में बैठे थे वो तो गांधीवादी थे। उनका ओ माय गॉड, गांधी के विचारों से बेवफाई। गांधी बाबा राष्ट्रपिता थे इस देश के। अब बताओ हमारे संविधान में गांधीवादी सिद्धांत कहाँ है? और अचानक ये काम दिया गया डॉक्टर अम्बेडकर को। डॉक्टर अम्बेडकर ने BN राव से पूछा, कहे भाई खोजो गांधी बाबा कहाँ है संविधान में।
अरे गांधी बाबा नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों संविधान तो गांधी के तरीके से तैयार नहीं किया गया था। इसलिए हमारे यहाँ एक समूह था जो कहा करता था हम ऐसी आजादी देंगे जैसे अमेरिका में है, और आर्थिक समानता ये सब बेकार की बातें हैं, सामाजिक न्याय ये सब कुछ हो नहीं पाएगा। और दूसरा कहता था ना भाई आजादी नहीं, समानता समानता न्याय। और दोस्तों संविधान इन बातों कमाल का रास्ता ढूंढा, गांधी बाबा किसी से अलग चिल्ला रहे थे। इसलिए मामला निरीक्षक तत्व का नहीं है, मामला ये है कि आने वाले भारतीय समाज का विकास कैसे करें। मामला निरीक्षक तत्व का नहीं है, मामला सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का है, सामाजिक न्याय का है। एक एक आंखों से एक एक आंसू पूछने का मामला है दोस्तों। और ये भारतीय संविधान निर्माताओं ने निरीक्षक तत्व के माध्यम से किया। कैसे? कल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।